नहीं पढ़ा। कोचिंग छोड़ के आ गए हाँ, थे। 4 महीना ही पढ़े थे, तब तक कोरोना आ गया था, लॉकडाउन पूरी तरह से लग गया। पारस हॉस्पिटल के सामने मैं जाता था तो आंख बंद कर लेता था, क्योंकि मुझे पटना से वो समझिए कि ऐसी मतलब दिक्कत होने लगती थी नाम सुन के। हाँ, कि मेरे फादर की डेथ यहीं पे 168 में देख लीजिए, बहुत सारे लोग आपको पटना से ही मिल जाएंगे जो प्रॉपर पटना में रह के या गांव बिहार में ही रह के पढ़े। IIT NIT बीटेक वाले इस तरीके से पूरा एकदम हाईजेक कर रखे हैं, तो कभी डर लगता था? अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अपनी तैयारी में बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। चलो सुधार बताएं। हाँ, बता रहा हूँ कि कभी कभी आप देखिए क्वेश्चन एकदम उठा के NCERT से वही लाइन कॉपी कर दिया है। जो खास करके हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है सर, आप काफ़ी करीब से इसको शायद समझा होगा, देखा होगा, भटकाव कहाँ पे है? मिशन की एग्जाम दे रहे हैं, 2 घंटा 4 घंटा पढ़ के तो आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 6-8 घंटा तो पढ़ना है। कभी ये देखा है कि BPSC आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन कोई पूछता है? क्वेश्चन क्या वास्तव में डिमांड कर रहा है स्टूडेंट से? किस तरीके मेंस की कोई टेस्ट वगैरह सर सजेस्ट करना चाहेंगे, जो कि टेस्ट आपने दिया हो और आपको बहुत लगा हो, इसका आपको बहुत बेनिफिट हुआ है? ऐसे हो गया है ना, तो UPSC वाला जो प्रिपरेशन करने वाले दिल्ली में जो है, हाँ, उनके फेवर में ज़्यादा है। इस पर सर क्या कहना चाहिए? मुझे जॉन सीना का एक स्टेटमेंट याद आता है, वो बोलता है नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो। अगर किसी फील्ड में हो तो चाहे वो 1 बार हार मान लो, 2 बार मान लो, लेकिन छोड़ना नहीं है उसको, लगातार लगे रहना। क्या है कि गर्लफ्रेंड उनकी चली गई लाइफ से, तो गिव अप करनी है। लड़की है, यदि उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़ा चला गया तो लड़की पूरा बर्बाद होने का अगर करे, मतलब एक्चुअली जब रिजल्ट आया है ना मेरा 67 का 68 का, तो जितना मैं खुश होता हूँ ना उतना ही रोता भी हूँ, और मेरे घर वाले भी उतना ही दुखी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ अनिल कुमार सर हैं। 68th BPSC का जो रिजल्ट आया सर का, उसमें सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर यानी कि DSP के इक्विवेलेंट ये पोस्ट है। पहले DSP सर्विस को देखते हैं, लेकिन अब इसका पोस्ट जो है कि अलग से किया जा रहा है ना सर? हाँ। तो सर से जानेंगे सर का जर्नी क्या था, और सर का सिलेक्शन 67th में भी हुआ है LEO पोस्ट पे। और आप लोगों की डिमांड होती है कि ज़्यादा मैक्सिमम आप लोग हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट टॉपर का सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं, तो सर का हिंदी मीडियम भी है। तो सर से सर का जर्नी जानेंगे, मोटिवेशन जानेंगे, स्ट्रगल जानेंगे। और 66th BPSC का जब सर का इंटरव्यू था, उस दौरान इनके साथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी भी है कि इनके पिताजी उसी समय एक्सपायर किए थे, तो मतलब 66th में, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेंटल उस समय ट्रॉमा था इनके लिए। उस सब के बावजूद खुद को बुलंद करके प्रिपरेशन करना, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वीडियो में क्या सर का कंटेंट था, क्या बुक लिस्ट था, किस टाइप का नोट्स था, और क्या स्ट्रेटेजी सर ने फॉलो किया है। और अब मैं आपको एक और बता दूं, जितनी बार उन्होंने BPSC का प्रीलिम्स दिया है, हर बार निकाला है उन्होंने प्रीलिम्स। 66th का भी इंटरव्यू दिया, 67 में सिलेक्टेड, 68 में सिलेक्टेड, और 69 का भी सर ने जो है कि मेंस लिखा है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर सबसे पहले सर कांग्रेचुलेसन। सर थोड़ा बताएं सर अपने बारे में। थैंक यू सो मच, आपका आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत। सर हमारा तो ये काम ही है कि सर हम लोगों से कनेक्ट होता कि मैक्सिमम जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, प्रिपरेशन को ज़्यादा फायदा हो सके। हाँ, सर बताएं अपने बारे में सर थोड़ा। सर मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, और मैं बेतिया का रहने वाला हूँ, पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। बेतिया अभी नगर निगम में आ गया है। वहाँ पे एक नगर वार्ड संख्या 39 के हरदिया गाँव का मैं निवासी हूँ जी। और मेरा 67 में LEO पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। 67 में डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के रूप में मेरा चयन हुआ है, जो कि इक्विवेलेंट टू DSP है, लेवल 9 की जॉब, लेवल 9 की जॉब है। और मैं बस यही मेरी जर्नी रही है। सर पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, किस टाइप के स्टूडेंट रहे हैं सर आप? सर मेरी पढ़ाई 10वीं तक की तो बेतिया में हुई है, सरस्वती विद्या मंदिर से। 11th 12th भी मैंने बेतिया से ही किया है, और ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स से मगध यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद 2020 में मैं दिल्ली गया था UPSC की तैयारी करने के लिए। तब तक कोरोना आ गया था। मैंने दृष्टि में एडमिशन लिया था, लेकिन ज़्यादा समय नहीं पढ़ा, कोचिंग छोड़ के आ गए। हाँ, 4 महीना ही पढ़े थे, तब तक कोरोना आ गया था, लॉकडाउन पूरी तरह से लग गया। फिर मुझे घर आना पड़ा, और क्लास ज़्यादा नहीं कर पाए थे। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, किस टाइप के मतलब रहे हैं आप स्टूडेंट? एक्चुअली कोई ज़्यादा ही ओवर इंटेलिजेंट नहीं थे और कमज़ोर भी नहीं थे, मतलब मीडियम एवरेज स्टूडेंट थे। जैसे मैं 10वीं में मेरी CBSE में 9 CGPA है, 12th में मेरी 68% मार्क्स है, ग्रेजुएशन में 72% है। तो कोई ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट तो नहीं। आपकी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई हुई है? नहीं, हिंदी से पूरी। तो CBSE थे तो फिर भी हिंदी से? नहीं, वहाँ पे हिंदी में ही पढ़ाई होता था। जब मैं 10वां कर रहा था जिस स्कूल से, उस समय तक हिंदी में ही पढ़ाई होता था। अब वो लोग कन्वर्ट करके इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं।
उस समय तक 2013 में मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, तो उस समय हिंदी में ही पढ़ाई होती थी उसी स्कूल में। सर लगातार सर बैक टू बैक 2 बार सिलेक्शन आया कि अक्टूबर में आया था रिजल्ट, अब इसी महीने में रिजल्ट आया है, ये किस टाइप की फीलिंग है और किस टाइप की खुशी है? सर क्या बताएं, बहुत खुशी वाली थी, क्योंकि एक आप सिविल सर्वेंट बनना सबकी चॉइस होती है कि ज़्यादातर युवा वर्गों में आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग सेक्टर को छोड़ के, कोई मेडिकल सेक्टर को छोड़ के सिविल सर्विस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी सुविधाएं, जॉब आपको पर्क वगैरह मतलब मिलती है आपको, और सामाजिक सुरक्षा भी है, और आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोगों का लगता है कि मैं भी 1-2 प्रयास करूं या कोशिश करूं, सफलता मिलती है कि क्या। तो उसी सिलसिले में मैं भी कर रहा था और मुझे सफलता 2 बार मिली। इसके लिए मैं बहुत ही मतलब खुश था। पहली बार जब रिजल्ट आया था 67 का, तो मेरी खुशी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो पहली जॉब थी मेरे लिए। ओके सर, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसे हम सर इंटरव्यू शूट करने से पहले सर बात कर रहे थे, आप सर कुछ अपने बारे में बता रहे थे, तो आपने बताया कि 66 के टाइम आपके लिए बहुत ट्रेजिक टाइम था, क्योंकि आपके पिताजी एक्सपायर किए हैं। तो सर कैसा रहा पूरा, अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करी जाए फैमिली तो? एक्चुअली मेरे फैमिली में मेरे फादर ही थे, दादा दादी बहुत पहले डेथ कर गए थे, मैं देखा भी नहीं था। आप सोच सकते हैं कितने पहले, क्योंकि मेरी उम्र भी ठीक ठाक हो ही गई है। तो मेरे फादर थे और मदर ही थे, और एक मेरी बड़ी सिस्टर हैं, और एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है, बस 4 लोग हम लोग हैं, और एक मेरी मम्मी। तो 66 का जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो मेरा पहला प्रयास था। मैं दिल्ली में था, अचानक मेरे फादर का तबीयत ख़राब हुआ था, और उनको हार्ट अटैक आया था और उनकी डेथ हो गई थी। और उसके कुछ दिन ही बाद मेरा इंटरव्यू था, तो मुझे तो बहुत ही मतलब दिक्कत हो रहा था। मैं कैसे संभाल पाया मैं खुद नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे संभल पाया। और मेरे फैमिली में मम्मी और दीदी लोग और मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प किया। जीजा जी मेरे बहुत हेल्प किया, उन्होंने हर सेक्टर में खुद मेरे घर पे रह के सब कुछ कराया। तो इन सब की वजह से ही आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और एक और बात बता दूं कि जब मैं दिल्ली से मेरे फादर का तबीयत ख़राब हुआ था, पटना आया था, तो पारस हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद जब डेथ हो गई थी, तो लगभग मैं जब भी 1-2 बार पटना आया हूँ, तो पारस हॉस्पिटल के सामने मैं जाता था तो आंख बंद कर लेता था, क्योंकि मुझे पटना से वो समझिए कि ऐसी मतलब दिक्कत होने लगती थी नाम सुन के, हाँ, कि मेरे फादर की डेथ यहीं पे हुई है। और पटना नाम सुन के थोड़ा मेरा शरीर कांप जाता था पहले। अब तो लगातार इधर इंटरव्यू देने, मेंस देने के लिए पटना आना पड़ता है। ये बात मैं 2000 जब फादर की डेथ हो गई थी तब की बता रहा हूँ। अब धीरे धीरे ठीक है, मतलब सब कुछ सही हो गया है। सर जब वो पिताजी एक्सपायर किए होंगे तो बहुत ही बड़ा वैकेंट आया होगा फैमिली में, आप बहुत टूटे होंगे, और उस समय में खुद को मोटिवेट रखना और फिर से लग जाना, सर वो कैसा रहा था उस तरीके का? क्योंकि देखिए, शुरू में तो किसी के फादर और मदर तो एक ही समय मिलते हैं, कि लाइफ में एक बार ही मिलते हैं। दिक्कत तो बहुत थी, बट अब वो उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं अगर उनके पीछे लगा रहा था कि दिन भर की वो चले गए, तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाता। घर पे मैं ही बड़ा लड़का था, मेरी ये जिम्मेदारी थी कि सब कुछ मैनेज करते हुए आगे पढ़ाई रखना। तो मैं कुछ दिन बाद ही दिल्ली चला गया था, लगभग डेथ के 6-7 महीने तक मैंने घर पे रहा। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया वहाँ पे, और मेरे दोस्तों ने वहाँ मुझे बहुत हेल्प किया। मेरे दोस्त जो भी मेरे सीनियर हैं कुछ है, जो जब पहली बार मैं दिल्ली गया सर नाम मेंशन करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे सेतु भैया हैं, विवेक भैया हैं, प्रशांत भैया हैं, और दोस्त हैं हमारे रवि, अमित, रुपेश, निखिल, राघवेंद्र, आयुषी, ये सब मेरे दोस्त हैं। इन्होंने बहुत हेल्प किया हर समय मेरा दिल्ली में। और सीनियर लोग हमेशा, जिस पीजी में हम लोग रहते थे, साथ ही रहते थे, इन्होंने बहुत ही हेल्प किया, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। और जीजा जी, दीदी और मम्मी, इन लोगों का तो हेल्प हमेशा रहता है। छोटा भाई भी घर का सारा कुछ देखता था, लेकिन मुझे कभी भी पढ़ने को लेके दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तक कि जब मेरे फादर का डेथ हुआ था, तो एक मेरे रिलेटिव भैया थे, वो बोले थे कि अब अनिल कैसे दिल्ली रहेगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, कि उनको सपोर्ट करना चाहिए था ना, कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब दिल्ली तुम फिर दोबारा जा सकते हो, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। उनको लगा कि अब तो ये घर पे रहेगा, बट घर पे रहने लायक नहीं था, क्योंकि पढ़ाई अगर घर पे रहता तो नहीं हो पाता। गांव में आप जानते हैं, गांव देहात में पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मतलब मुश्किल हो जाता है गांव में पढ़ाई करना। और आपको दिल्ली वगैरह में जाएंगे, आपके अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ग्रुप हमारी बहुत अच्छी थी कि हम लोग साथ पढ़ते थे। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी चला जाऊं, लेकिन घर की जो भी जिम्मेदारियां, प्रॉब्लम्स हैं उस समय थी, उनको सॉल्व करके मैं फिर चला गया था जल्दी। ओके सर, दिल्ली में आप रहे हैं, दिल्ली के माहौल को सर और ये पटना के माहौल को सर आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या अंतर दिखता है, क्योंकि पटना में सर आप बोरिंग रोड में आना जाना आपका लगा रहता होगा, भिखना पड़ी साइड उधर,
तो सर जो दोनों आप माहौल सर देखे हैं बहुत नज़दीक से, आपने रियलाइज किया है कि पटना भी अब आना जाना लगा रहता है, दिल्ली में तो सर आप रह रही थे, कुछ दिन रहे आपने, कैसे इसको देखते हैं आप दोनों में, क्या सबसे बिग डिफरेंस आपको देखने को मिला? देखिए यहाँ पे तो मैं पहले उतना नहीं जानता था पटना के बारे में, क्योंकि कभी सिविल सर्विस को लेके मैंने पटना में न किसी कोचिंग की इंक्वायरी ली और न पढ़ाई के लेके, लेकिन अब बहुत यहाँ पे चेंज आ गया है, बहुत सारे लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं, सिलेक्ट भी हो रहे हैं। आप इसी 67, 68 में देख लीजिए, बहुत सारे लोग आपको पटना से ही मिल जाएंगे जो प्रॉपर पटना में रह के या गाँव बिहार में ही रह के पढ़े हैं। दिल्ली के भी बहुत लोग मिलते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बस लोगों की एक माइंडसेट बन चुकी थी कि दिल्ली जाके ही पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि दिल्ली में वो लोग पढ़ के अब आके पटना में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी वहां पे क्या ज्यादा करते थे, कुछ नहीं, इतना जितना हम पटना में 8 घंटा पढ़ते हैं, 9 घंटा वहां भी उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे है कि 4-5 लोग हम लोग रहते थे तो ग्रुप अच्छी थी, डिस्कशन हो जाती थी। प्री के बाद आप आके क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, मेंस के बाद आके आप स्टैटिक्स पर्सन को देख रहे हैं, डीआई को देख रहे हैं कि कहाँ का तुम क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो। तो यही सब डिफरेंसेस है, कुछ ज्यादा मुझे नहीं लगता। मतलब सर जितने भी हिंदी मीडियम वाले मिलते हैं मुझे, और खास कर जो सिंपल ग्रेजुएट जैसे कि आप हैं, तो उनसे मेरा एक सवाल हमेशा रहता है जो एस्पिरेंट के रिगार्डिंग रहता है। एस्पिरेंट भी ये जरूर कमेंट में लिखते हैं कि आप जहाँ भी जाएं हिंदी मीडियम वालों से ये जरूर पूछें कि जिस तरीके से यूपीएससी में आईआईटी, एनआईटी, बीटेक वाले इस तरीके से पूरा एकदम हाईजेक कर रखे हैं, तो कभी डर और लगता था? बीपीएससी में भी हालांकि सिलेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे खासे स्तर पर सिलेक्ट हो रहे हैं बीटेक वाले, तो कहीं मन में ऐसा भाव आया कि अरे बाप रे, अब तो लग रहा है कि हम सिंपल ग्रेजुएट हैं और ऊपर से हिंदी मीडियम वाले हैं, तो ऐसा कहीं भाव आता था कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भाव नहीं आया। ये तो आता था कि ठीक है, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग सेक्टर का, आईआईटी या फिर अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो थोड़ा मोड़ा भीड़ तो बढ़ ही रही है, क्योंकि बहुत सारे आप कॉमर्स के लोग आ रहे हैं, इंजीनियरिंग के आ रहे हैं, मेडिकल वाले भी बहुत मिल जाते हैं आपको यूपीएससी में या बीपीएससी में। तो ये कभी नहीं रहा कि ये लोग हमें दिक्कत करेंगे। मुझे अपने आप पे विश्वास था कि मेरी बेसिक इतनी क्लियर हो जानी चाहिए और हमारी मेंस लिखने की स्किल इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भी उतना एबिलिटी रखते हैं कि लिख लेंगे और पास हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को इतना अच्छे तरीके से तैयार रख के एग्जाम देना है कि कोई सामने क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पढ़ के आ रहे हैं, उनकी अपनी स्किल है, हम भी पढ़ के आ रहे हैं, हमारी अपनी शैली है, तो बराबर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मोड़ा मान लीजिए 19-20 का मैटर है तो हम कर लेंगे सुधार, तो दिक्कत कोई नहीं। बस अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग आप बना के रखिए पढ़ाई लिखाई में कि कोई सामने कोई आए फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, मैं बात करूं आपसे कि जैसे प्रीलिम्स के स्तर पे अब जो चेंजेज देखने को मिले हैं, 68 में थोड़ा देखने को मिला था, 69 में ज़्यादा देखने को मिला, और अभी स्टेबल सर नहीं हो सकता है कि और भी चेंजेज हों, तो अब जो एस्पिरेंट है वो सर किस तरीके का रणनीति फॉलो करे? 66 तक तो प्रीलिम्स है, हमें लगता है 67 तक भी बहुत इजी थी, ट्रेडिशनल था सारा चीज। हाँ, बहुत सारे लोग लुसेंट पढ़ के रिपीट क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन 68 में थोड़ा सा चेंज आया, 69 में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। आपको साइंस का पर्सन बढ़ गया है, इकोनॉमिक्स का बहुत सारा वेटेज बढ़ गया है, आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो आपको अपनी तैयारी में बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। सर सुधार बताएं। हाँ, बता रहा हूँ कि जैसे आप करंट अफेयर के लिए विजन 365 देख सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब वो वन लाइनर क्वेश्चन तो करंट अफेयर में नहीं पूछ रहे हैं, वो ऑप्शन लंबे वाले रहते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन रहते हैं, तो इन सबको देखना होता है, तो इन सबको देख सकते हैं करंट अफेयर के लिए। स्टैटिक्स पर्सन के लिए घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और अदर बुक्स अगर पढ़ना है तो दृष्टि की क्विक बुक बहुत अच्छा है। सारे सब्जेक्ट का? हाँ, मैं ऑलमोस्ट सारे पढ़ा हूँ और 2-3 बार पढ़ा हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बेसिक उसमें बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है, और वो बेसिक से लिखा भी हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत उसकी कठिन भाषा है, आपको समझने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी लिखी हुई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि नए स्टूडेंट पढ़ सकते हैं उसको, बहुत अच्छी बुक है। सर एनसीईआरटी के बारे में बताएं। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से आपकी बेसिक बहुत अच्छी हो जाती है ना, क्योंकि कभी कभी आप देखिए क्वेश्चन एकदम उठा के एनसीईआरटी से वही लाइन कॉपी कर दिया है एग्जाम हॉल में। तो अगर आप एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एनसीईआरटी तो आपको 6 से 12वीं तक पढ़ना चाहिए, सारे सब्जेक्ट का। हाँ, सारे सब्जेक्ट का। अगर समय नहीं है तो आप 8, 9वीं, 10वीं, 11, 12 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और रही बात की बिहार सर करंट अफेयर के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, निहार के लिए आप विजन 365 पढ़िए, जो या विजन की वार्षिकी आती है 1 साल की, उसको देख सकते सर हैं। बिहार में, सर बिहार के लिए बिहार के लिए अच्छा, बिहार के लिए आप एक तो एडिटोरिया भी देख सकते हैं। एडिटोरिया हाँ हाँ, करंट अफेयर वो निकालते हैं, सफिशिएंट है, क्योंकि बिहार से कुछ ज़्यादा नहीं पूछे हैं वो लोग। सर जैसे कि बिहार का हिस्ट्री पॉलिटी अब सर क्या क्वेश्चन में कम हो रहा है क्या उसका इम्पैक्ट? हाँ, बिहार का वेटेज थोड़ा कम हुआ है। जैसे 68 में 69 में कुछ ज़्यादा नहीं थे क्वेश्चन, मैं तो काउंट कंफर्म नहीं किया, लेकिन पहले जैसे नहीं थे। 66 में 7 में बहुत रहते थे, लगभग 10-12 तो क्वेश्चन रहते थे, लेकिन अब कम हो गए हैं इसका वेटेज। तो इसको मतलब लग रहा है कि ये लोग नहीं पूछ रहे हैं फिलहाल, कहीं अगले एग्जाम में जी। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने की आपको 2-3 क्राइटेरिया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ना, एकदम आपको सटीक लगेगा, पूरी सटीक जानकारी मिल जाएगी। 66 देख लीजिए आप, 67 देख लीजिए, 68, 69, एकदम आपको पूरी मतलब इसकी क्वेश्चन पूछने की तरीके पते चल जाएंगे कि कैसे कैसे पूछ रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ है नए स्टूडेंट के लिए कि आप क्वेश्चन जरूर देखें 5-6 साल के प्रीवियस ईयर एग्जाम के, बहुत फायदा होगा। उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको किस सेक्टर को पढ़ना है, किस डायमेंशन को टच करना है, किसको छोड़ना है। ओके सर, आपको कहाँ भटकाव दिख रहा है? जैसे कि जो एस्पिरेंट्स हैं, किसी का जैसे अब 4 बार आपने मेंस लिखा, 2 बार तो सिलेक्ट हो गए, तीसरा बार भी आपने मेंस लिखा है। सर ये मैं आपसे पूछूं कि सर जो खास करके हिंदी मीडियम वाला एस्पिरेंट है सर, आप काफ़ी करीब से इसको शायद समझा होगा, देखा आपने, भटकाव कहाँ पे है मेन? हमें लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में कंटेंट है, तो बच्चे कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, सेलेक्टिव होकर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें ही पढ़नी है। ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ ही बुक पढ़ो, लेकिन बढ़िया से पढ़ो। एक ही बुक पढ़ो, लेकिन 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा नॉलेज होगा। लेकिन 5 बुक हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या फ़ायदा? कुछ हमारे दिमाग में ही नहीं रहेगा 5 बुक पढ़ने से। तो भटकाव यही हो रही है कि बच्चों को अपना लक्ष्य एकदम निर्धारित करना, फोकस्ड होकर पढ़ना है। अब ये आप कमीशन की एग्जाम दे रहे हैं, 2 घंटा 4 घंटा पढ़ के तो आप नहीं निकाल सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको कम से कम 6-8 घंटा तो पढ़ना है। उसमें भी 3 फेज में एग्जाम है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, सबकी अलग अलग मतलब डायमेंशन है, अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आप एक जगह भी फेल होते हैं तो फिर आप 0 पे आ जाते हैं। तो आपको उसके अनुसार तैयारी करना है कि हमें ऐसा नहीं लगे कि हमारी एक जगह तैयारी तो सही है, लेकिन वो तैयारी अगर प्री की है तो प्री तक ही आपको फायदा ही देगी। मेंस के लिए अलग क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मेंस के लिए आपको अलग से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। उसमें भी अब ऑप्शनल हटा दिया है, अब ऐसे आ गया। सर हम आएंगे सर, मेंस पे भी आएंगे, डिटेल में हम सर बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप बुक्स देख रहे हैं ना, तो इससे आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि सर का ये रूम नहीं है। यहाँ पटना में किसी फ्रेंड के यहाँ आए हुए हैं, तो चूँकि सर बेतिया के रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं बेतिया जा सकूं। तो सर आए हैं, तो हम सर से कनेक्ट हुए हैं, तो सर से हम बात कर रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बहुत सिंपल सा, आपने कभी ये देखा है कि बीपीएससी आउट ऑफ सिलेबस पे क्वेश्चन कोई पूछता है? प्री के स्तर पर चाहे मेंस के स्तर पे, जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन आया है? कभी कभी ऐसा 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि मतलब थोड़ा लगेगा कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, बट एग्जाम में 1-2 ऐसे चलते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ सर उस सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस? हाँ, तो एक स्टूडेंट तो सर उसको कैसे टैकल करेगा फिर? अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस है तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कहाँ से पूछ रहा है, तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी छोड़ ही देना है, जब ज्यादा टफ लग रहा है, आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, निगेटिव एग्जाम में है ही, तो छोड़ ही दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 1-2 क्वेश्चन छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गलत आप लेते हैं तो निगेटिव जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा? ओके सर, मेंस की बात करी जाए तो सर मेंस में आप किस तरीके का अप्रोच रखे? क्योंकि अब मेंस में सर क्वेश्चन भी बहुत डायनेमिक हो गए, क्वेश्चन का सर अब अप्रोच डिफरेंट हो गया है। कहा जा रहा है कि यूपीएससी के टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब सर क्या अप्रोच रखे? देखिए, मेन से बहुत अलग हो गया है, और उसके लिए आपका जब तक बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से नहीं क्लियर होगी, तब तक मेंस में आप बढ़िया से आंसर ही नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि अभी देखिए ना कि मेंस में किसी अधिनियम के बारे में पूछ लेता है, 1868 में 1857 को पूछा था, 69 में अभी 1892 को पूछ लिया है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, इनको देखना होगा कि इसके प्रावधान क्या है इसके। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्वेश्चन को देखिए, मेंस प्री सबके क्वेश्चन को देखिए, तो आपको लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको जब तक डिटेल में नॉलेज नहीं होगी तब तक लिख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए सीधी सी बात है, आपको बुक पढ़ना होगा।
और बुक में कुछ बुक हैं बहुत अच्छे अच्छे, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, सब कोई पढ़ता है, सभी लोग पढ़ते हैं। हाँ, सब कोई ऑलमोस्ट पढ़ता है। जिनको लगता है उससे कुछ अलग बुक अच्छी मिल जाती है तो वो छोड़ देता है। ऐसे इस तरह अच्छी तो कोई बुक नहीं है। हाँ, मतलब मैंने भी पढ़ा है उसको, अच्छी बुक है तो मैं कहूँगा। और भी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब के लिए मैं दृष्टि का क्विक बुक बहुत पढ़ा हूँ, मतलब सबको मैंने 2-3 बार जरूर रिवीजन सर दृष्टि का क्विक बुक सर आप ही नहीं सजेस्ट करें, 1-2 लोग और भी जो सिलेक्ट हुए हैं, प्रणव सर को आप जानते हैं अच्छे से, उन्होंने भी बताया, एक और इंटरव्यू करा था उन्होंने बताया, मतलब बहुत बढ़िया बुक है। हाँ, अच्छा बुक है क्योंकि वो लोग बहुत ही सरल लैंग्वेज में सब कुछ बताए हैं और बेसिक से बताए हैं, इसीलिए आपकी सारी कुछ वहाँ पकड़ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं खुद पढ़ा हूँ, मेरे पास इतनी सारी दृष्टि की बुक है कि आप देख लीजिएगा तो फिर 50 से अधिक दृष्टि की बुक होगी हमारे पास। ओके। सारे मतलब सब्जेक्ट को मिला, मतलब सब सब्जेक्ट को मिला के सबने पढ़ा है। हाँ, मतलब जिसकी जरूरत है उसको मैंने पढ़ा है, जिसकी जरूरत अभी नहीं लगी, जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को मैंने अभी नहीं पढ़ा है, बट पढ़ूंगा अभी समय मिलता है तो। जी सर, आंसर राइटिंग का सर क्या अप्रोच रखे? अब आंसर राइटिंग जैसे आपने सर 66 का भी सर मेंस लिखा था, उस समय का थोड़ा डिफरेंट था, 67 में सेलेक्ट हुए उसमें सर थोड़ा डिफरेंट था, और सर 68 69 में भी आप सर मेंस लिखे, 68 में सर सेलेक्टिंग हुए हैं। अब सर किस तरीके से देखते हैं, अब क्वेश्चन क्या वास्तव में डिमांड कर रहा है स्टूडेंट से? किस तरीके देखिए, मेंस की शैली अब बिल्कुल 66 और 7 से 68 और 9 में चेंज हो चुका है। वहाँ पे शॉर्ट आंसर नहीं होते थे, 68 में शॉर्ट आंसर आ गए कि 5 क्वेश्चन रहते हैं कुछ नंबर के, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। पहले 8 ही क्वेश्चन लिखना होता था मेंस में, अब भी लगभग 20-21 के आसपास क्वेश्चन लिखना होता है। तो आपको जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी होगी क्वेश्चन छूट जाएंगे, और क्वेश्चन छूट जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन आपके छूट गए लिखने में, तो फिर क्या फ़ायदा ही मेंस में, ऐसे भी बाहर हो सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट वगैरह दें और प्रैक्टिस करें लिखने की, क्योंकि अगर आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी तो बहुत अच्छा ही हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सर टेस्ट का परिणाम में कोई टेस्ट वगैरह सर सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि टेस्ट आपने दिया हो और आपको बहुत लगा हो, इसका आपको बहुत बेनिफिट हुआ है? हाँ, कोई टेस्ट मैं ऑनलाइन एडुटोरिया का टेस्ट दिया था, 66 में भी, 7 में भी, 8 में भी मैं दिया हूँ, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि मैं उसी का टेस्ट दिया हूँ। क्वालिटी है। हाँ, ठीक है, उनकी टेस्ट सीरीज बढ़िया थी। और ज़्यादातर हम लोग मेंस वगैरह जब देते हैं, दिल्ली में जब रहते थे तो 6-7 लोग तो हो ही जाते हैं, मतलब अपने दोस्त ग्रुप में एक दूसरे से। हाँ, यही हम लोग करते थे कि लिखते थे और फिर अपने आप में वो चेक कर लेते थे कि कहाँ क्या कमियाँ हैं। तो फिर अब हम लोग तो मतलब बहुत कम ही टेस्ट देते थे, और जो भी एक टेस्ट तो जरूर देते थे, एडुटोरिया का हम लोग दिए हैं ऑनलाइन, वहाँ से दिल्ली से ही रख के, और बाकी जो समय बचता था अपने में डिस्कशन वगैरह करके देख लेते थे कि कहाँ कहाँ कमियाँ। तो नए लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पहले से आप तैयारी करके सब कुछ बढ़िया से तैयार करके तब दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी लगेगा कि मेरी तैयारी कहाँ कहाँ कमियाँ छूट रही हैं। तो सर टेस्ट 70th के लिए सर अभी से देना स्टार्ट होगा, करना पड़ेगा कि कुछ पढ़ के? नहीं, सिलेबस बेगर पढ़े हुए कैसे दे सकते हैं? बेगर पढ़े हुए आप देंगे, टेस्ट में कम नंबर आएगा, अपने आप में आप डिमोटिवेट होंगे, तो फिर क्या फ़ायदा? तो आप पहले पढ़िए बढ़िया से, क्योंकि 70 का पीटी शायद 30 सितंबर का, हाँ सर, सितंबर को है, मेंस होगा आपको दिसंबर में, फिर इंटरव्यू उधर मार्च तक जाएगी। हाँ। तो अभी लंबा समय है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों आप डिवाइड कर लें, आधा समय प्रीलिम्स के लिए पढ़ लें, आधा समय मेंस के लिए पढ़ लें। अभी सिर्फ लेकिन प्रीलिम्स के लिए? हाँ, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा पढ़ेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे डायमेंशन चेंज हो गए हैं, और जब तक प्रीलिम्स अच्छे से नहीं मतलब कर पाएंगे, मेंस की कोई बात ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि केवल प्रीलिम्स के लिए ही अभी पढ़ना है, 2-3 घंटा मेंस के लिए भी देखते रहना है, क्योंकि इससे क्योंकि उधर समय कम मिलते हैं ना, 3-4 महीने में आप मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब देख रहे हैं मेंस का पूरा डायमेंशन चेंज हो गया है। तो आप ऐसा करिए ना कि 8 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटा इसको पढ़ लेते हैं, 3 घंटा मेंस के लिए पढ़ लेते हैं, दोनों काम होते जाएगा। और ऐसे के लिए आपको थोड़ा सा बढ़िया सा पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे अब मेरिट लिस्ट। हाँ सर, ऐसे क्या अप्रोच बताएं, कैसे ऐसे लिखा जाए, बेहतरीन ऐसे कैसे लिखा जाए? सर मेंस में सर एक बात मैं आपसे पूछूं कि एस्पिरेंट जो है लिखने से डरते हैं, बचते हैं, कहते कि अरे कौन लिखेगा बैठ के, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रही हूँ, क्या ही बाद में जब एग्जाम आएगा तब लिखेंगे। कितना आपने आंसर लिखा होगा? 500-700 कितना लिखा? हाँ, ऑलमोस्ट 400-500 तो लिखा होगा। 400-500 आपने मेंस आंसर लिखा है? लिखा है, सभी मेंस मिला के मैं 66, 7 ये सब मिला के 500 आंसर तो लिखा हूँगा। और देखिए, अगर लिखेंगे नहीं तो फिर आपकी कमियां पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि अचानक आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके सब कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिख के पहले से प्रैक्टिस करना होगा कि कहाँ कहाँ आप
क्या चीज़ नए ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, क्या चीज़ आपको इसमें नहीं लिखना चाहिए। तो ये पहले प्रैक्टिस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हमारी कहाँ कहाँ मतलब हमें छोड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें और ऐड करना है, कहाँ कहाँ कुछ अच्छे चीज़ और भी जोड़ना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जब तक आप लिखेंगे नहीं पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए मेंस के लिए मैं तो ये कहूँगा कि रोज़ 1-2 आंसर लिखें, आप एक आंसर रोज़ लिखें। अभी से ही लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एक आंसर लिखे। और ऐसे के लिए ऐसे का अप्रोच लिखें, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ऐसे का नंबर अब ऐड हो रहा है। पहले जो ऑप्शनल का नंबर ऐड होता था अब ऐसे आ गया उसकी जगह पे, तो एकदम सेम ही है। ऑप्शनल भी 300 नंबर के होते थे, ऐसे भी 300। तो सर इसमें एस्पिरेंट्स को ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे हो गया है ना, तो यूपीएससी वाला जो प्रिपरेशन करने वाले दिल्ली में जो है, हाँ, उनके फेवर में ज्यादा है। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली ऐसे ऐसा सेक्शन है ना कि जितना मतलब आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। ऐसे ये बात तो सही है कि यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो तो और बीपीएससी वालों से अच्छे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे पढ़ाई किया है उन्होंने। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी टाइप की ऐसे यहाँ नहीं पूछती है, यहाँ बहुत नॉर्मल ऐसे पूछती हैं जिसका अगर आप शब्द समझ जाए तो फिर लिख लेंगे। और कुछ कोटेशन वगैरह आपको ध्यान देना होगा कि कोटेशन ऐसे में डालें कि कहाँ कहाँ क्या सटीक तरीके से डालें कि ऐसे थोड़ा अच्छा दिखे और पढ़ने वाले को भी बढ़िया लगे कि लड़का अच्छा ऐसे लिखा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ऐसे का भी बुक्स वगैरह आते सर, हाँ, कुछ रिसोर्सेस बता रहा हूँ कि मैं दृष्टि का एक ऐसे का बुक आया, उसको निशान जैन सर का, और नहीं वो तो यूपीएससी के लिए आया। अच्छा, अब बीपीएससी के लिए भी दृष्टि निकाल चुका है, 69 में मैं लिया था। और यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर ऐसे आप देख सकते हैं, वो भी दृष्टि निकाला है। दोनों बुक बढ़िया है, उससे देख के आप मतलब समझ सकते हैं ऐसे में क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है। ओके सर, मैं आपसे एक और बात पूछूं कि डीमोटिवेशन सर, जैसे कि कभी गिव अप वगैरह ख्याल आया था? जैसे कि सर यहाँ पे छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में, तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं कि वो गिव अप कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है कि गर्लफ्रेंड उनकी चली गई लाइफ से तो गिव अप कर दिए। लड़की है यदि उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़ा चला गया तो लड़की पूरा बर्बाद होने के कगार पे है। और आपके तो जिंदगी में पिताजी, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है, ये तो कुछ नहीं है उनके सामने, मतलब माँ बाप के सामने तो औकात ही नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की। फिर भी उस समय टूटना, फिर टूट के जुड़ जाना, वो सर क्या मोटिवेशन। और सर वो मोटिवेशन सर मतलब जब सर डिमोटिवेट होता है इंसान तो क्या करे, मतलब एक्चुअली जब रिजल्ट आया ना मेरा 67 का 68 का, तो जितना मैं खुश होता हूँ ना उतना ही रोता भी हूँ, और मेरे घर वाले भी उतना ही दुखी होते हैं। क्योंकि जब खुशी का समय आया तो मेरे फादर नहीं रहे। तो डीमोटिवेट अगर कोई होता है तो ये मान के चले ना कि डीमोटिवेट होने से क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। जो होना होगा आपके लाइफ में वो तो हो चुका है। तो डीमोटिवेट होके आप अपना ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। और अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर लाइफ में आपकी जो गोल है वो नहीं मिल पाएगी। 2-4 साल बाद लोग आपसे यही पूछेंगे कि क्या किया तुमने। ये नहीं पूछा कि फ्यूचर में पास्ट में आपके क्या हुआ था, ये सब नहीं। फ्यूचर की वो पूछते हैं कि अभी क्या कर रहे हो। तो सबसे बड़ी एग्जांपल यही है ना कि अभी फ्यूचर के लिए आप गोल सेट कर रहे हैं इस समय, कि हम अगर इस समय कुछ कर लेते हैं तो फिर हमारी भविष्य सुरक्षित होगी। और डीमोटिवेट होना ठीक है, कुछ लोग हो जाते हैं, बट 1-2 महीना में छोड़ देना चाहिए। मुझे जॉन सीना का एक स्टेटमेंट याद आता है, वो बोलता है नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो। अगर किसी फील्ड में हो तो चाहे वो 1 बार हार मान लो, 2 बार मान लो, लेकिन छोड़ना नहीं है उसको, लगातार लगे रहना। तो ये मुझे बहुत प्रेरणा देती है कि छोड़ो मत। इसी मतलब स्टेटमेंट को मैं फॉलो करता हूँ कि मैं तो लगातार कोशिश करते रहूँगा जब तक हमारी सफलता हमें मिल ना जाए। ओके, थैंक यू सो मच अनिल सर, बहुत डिटेल में अपनी जर्नी, स्ट्रगल, मोटिवेशन आपने बताया। सर का जो है कि जीएस का जो कॉपी है और ऐसे कॉपी है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में वो डाल दूंगा और उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा है कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक या शेयर किया, चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब मत मिलेगा। सर अब इस वर्ष प्रे करता हूँ, विश भी करता हूँ सर अभी यूपीएससी आपका टारगेट है। हाँ, मैं तो उसमें सर आप सफल हों और उसमें प्रॉपर सर IAS IPS अचीव करें। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।